हेलो एवरीवन। अभी हम यूपी पीसीएस मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स अभी काफ़ी दूर है। तो अभी हम यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देखने वाले हैं GS 5 का। होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मेंस की उतना ही अच्छा है, चाहे आपका मेंस अभी हो 2025 का या फिर 2026 में आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि इस ये टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए और भटकाव बहुत ज़्यादा है। ये समझ नहीं आता कि प्रीलिम्स करें या मेंस करें, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मेंस पे दीजिए और बाकी जो भी टाइम आपका बचता है वो आप प्रीलिम्स पे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये है GS 5 का टेस्ट पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। तो इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको मेजर सिविलाइजेशंस जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स वो आइडेंटिफाई करनी है, वो बताना है, और यूपी में कौन कौन सी हैं और उनका सिग्निफिकेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉर्मली सभी लोग ये सब पढ़ चुके होंगे आईवीसी में। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन हमें क्या करना होता है, जैसे हमें एटलीस्ट 10% जो होगा वर्ड्स का वो इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए, लाइक 20 से 30 वर्ड्स, दैट्स इट। तो इसमें तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसको कट शॉर्ट करना है। तो क्या लिखा है, हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इतना ही काफ़ी रहेगा इसके लिए कि आप बस इतना ही लिख सकते हो कि जो हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। देन उसके बाद आप आ जाओ नीचे। इसमें क्या लिखा है, मेजर हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स लोकेटेड इन यूपी एंड देयर सिग्निफिकेंस। वो कौन कौन सी साइट्स हैं वो हम डायरेक्टली बता देंगे इसमें। फर्स्ट इज़ आलमगीरपुर। Alamgirpur is the easternmost known Harappan site। ओके, और ये लोकेटेड कहाँ पर है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, आलमगीरपुर इज़ द ईस्टर्न मोस्ट साइट नोन फॉर हरप्पन साइट डेटिंग द लेट हरप्पन फेज। ओके, एक्सकवेशन इफ रिवील्ड मड ब्रिक्स हाउसेस पॉटरी बीड्स एंड कॉपर टूल्स। इतना ही सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो यू कैन राइट कि ये दिस इज़ लोकेटेड ऑन हिंडन रिवर, नियर हिंडन रिवर ऑन गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट, हुलास। सेकंड पॉइंट, हुलास कहाँ पर है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। हुलास प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ लेटर हरप्पन रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, बेसिकली मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर, फायर ऑल्टर्स, एनिमल बोन्स, एग्रीकल्चर रिमेन्स सच एस राइस एंड बार्ले। नेक्स्ट आ जाइए, सिनौली। सिनौली कहाँ पर है, बागपत डिस्ट्रिक्ट। सिनौली इज़ लोकेटेड विद लेट हरप्पन एंड OCP, ओकर कलर पॉटरी कल्चर। ओके, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिनौली में क्या है, ओकर कलर पॉटरी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट, हरौरा वाराणसी रीजन। हरौरा कहाँ पर है, वाराणसी रीजन पर। हरौरा रिप्रेजेंट्स द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ लेट हरप्पन इन्फ्लुएंस पॉटरी स्टाइल एंड सेटलमेंट रिमेन्स इंडिकेट कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन हरप्पा ग्रुप एंड लोकल चालकोलिथिक कम्युनिटीज़। ठीक है। देन बहादराबाद अपर गंगा बेसिन। बहादराबाद कहाँ पर है, अपर गंगा बेसिन में। Hyderabad has yielded Harappan ceramic and settlement traces suggesting trade and cultural contacts among riverine routes। ठीक है, रिवरइन रूट्स के थ्रू यहाँ के आसपास ये जो जगह है वहाँ पे हमें इसके ट्रेसेस मिल जाते हैं आईवीसी के हरप्पन सिविलाइजेशन के इन बहादराबाद अपर गंगा बेसिन। तो हमें ये याद रखना है। देन दादेरी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। दादेरी कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। दादेरी लेट हरप्पन साइट शोइंग रूरल हैबिटेशन विद कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी एंड डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, दादेरी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। देन बारगांव वेस्टर्न यूपी। बारगांव कहाँ पर है, वेस्टर्न यूपी में। बारगांव हैज़ प्रोड्यूस्ड हरप्पन सेरेमिक्स एंड टूल्स इंडिकेटिंग सीजनल एंड सेमी परमानेंट सेटलमेंट। इंडिकेट करता है सीजनल एंड सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आते थे लोग फिर चले भी जाते थे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट साइट बन जाती है। ठीक है।
Bargaon. Then Mandi, Muzaffarnagar region. Mandi reflects late Harappan material culture, including pottery, household artifacts, and contributes to mapping the eastern limits of Harappan influence, and supports the view that Harappan society underwent regional diversification rather than sudden collapse. ठीक है, ये क्या बताता है कि जो मंडी है वो रिफ्लेक्ट करता है लेट हरप्पन मटेरियल कल्चर को, जिसमें पॉटरी भी है और हाउस होल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, कंट्रीब्यूट करता है मैप करने के लिए ईस्टर्न लिमिट्स ऑफ हरप्पन इन्फ्लुएंस, एंड सपोर्ट द व्यू दैट हरप्पन सोसाइटी अंडरवेंट रीजनल डाइवर्सिफिकेशन, कि वहाँ पे कुछ रीजनल डाइवर्सिफिकेशन हुई थी रादर देन एकदम से कोलैप्स नहीं हो गया था। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखी इसमें, ठीक है। फर्स्ट इज़ आलमगीरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट, हुलास सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, देन सिनौली बागपत डिस्ट्रिक्ट, हरौरा वाराणसी रीजन, बहादुराबाद अपर गंगा बेसिन, दादेरी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, बाड़गांव वेस्टर्न यूपी, मंडी मुजफ्फरनगर रीजन। कंक्लूजन में क्या हम लिख सकते हैं, ये भी कंक्लूजन भी शॉर्ट लिखना होता है क्योंकि ज़्यादा आप वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना। 8 मार्क का क्वेश्चन होता है तो 20 से 30 वर्ड्स ही आप कर सकते हो यूज़। तो हरप्पन साइट्स में ऑफ यूपी बिलोंग प्राइमरली टू द लेट हरप्पन फेज एंड रिफ्लेक्ट द सिविलाइजेशन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इनटू गंगा यमुना द्वाब। दीज सेटलमेंट्स illustrate rural adaptation, agrarian diversification, and cultural interaction with local traditions. Collectively, they are crucial for understanding the regional transformation and continuity of Harappan civilization in northern India. तो इसमें आप बेसिकली लिख क्या सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा हरप्पन साइट्स हैं यूपी की, वो बिलोंग करती थी लेट हरप्पन फेज में और रिफ्लेक्ट करती हैं सिविलाइजेशन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इनटू गंगा यमुना द्वाब, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गई थी। और ये बेसिकली क्या है, एक क्रूशियल है ये बहुत ज़्यादा फॉर अंडरस्टैंडिंग द रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारा जो रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन था वहाँ पे और वो किस तरह से डेवलप हुआ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंटिन्यूटी कैसी रही थी हरप्पन सिविलाइजेशन की नदर इंडिया में। तो आप बस बेसिकली इतना ही लिख सकते हो तो दैट विल बी सफिशेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ओके, मेन फीचर्स कौन कौन से थे आर्किटेक्चर के ऑफ लखनऊ विद पर्टिकुलर। देखिए एक क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे ज़रूर आता है, अगर आप देखेंगे जो कि यूपी से रिलेटेड होगा, कोई भी एक प्लेस हो सकता है। तो लखनऊ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है। और विद रेफरेंस टू रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, अब इसमें क्या है, करंट अफेयर से आपको लिंक कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ हैज़ इवॉल्व ओवर सेंचुरीज, ठीक है, ओके, blending indigenous traditions with external influences to create a distinctive cityscape. Renowned for its Indo-Islamic and Avdi style, Lucknow's built environment reflects aesthetic elegance, cultural synthesis, and ceremonial spatial organization. The Rashtriya Prerna Sthal, recently inaugurated as a national memorial, exemplifies contemporary public architecture that draws on symbolic form and civic purpose. तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि जो लखनऊ का आर्किटेक्चर है वो इवॉल्व हुआ है ओवर सेंचुरीज, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें एक मिक्स था किसका, इंडो इस्लामिक और अवधी स्टाइल का, ठीक है। तो इंडिजीनियस तो था ही वहाँ पे ट्रेडिशन, लेकिन जो वहाँ पे इस्लामिक कल्चर आया था उसका एक मिक्स था, दैट इज़ इंडो इस्लामिक और अवधी स्टाइल। ओके, इतना सफिशेंट है। देन हम इसमें ये जो दूसरा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, वो क्या था, वो भी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एज नेशनल मेमोरियल, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं दैट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल रिसेंटली इनॉग्रेटेड एज अ national memorial exemplifies contemporary public architecture that draws on symbolic form and civic purpose. एग्जाम्पलीफाई कंटेम्प्रेरी पब्लिक आर्किटेक्चर, ये कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न स्टाइल का एक पब्लिक आर्किटेक्चर है जो कि ड्रॉ किया गया है एक सिंबॉलिक फॉर्म में और सिविक पर्पस के लिए, ठीक है। मेन फीचर्स क्या क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है मेन फीचर्स बताने हैं आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ के, ठीक है। तो अब हमें मेन फीचर्स बताएंगे इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इज़ इंडो इस्लामिक एंड अवधी सिंथेसिस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडो इस्लामिक और अवधी स्टाइल का एक सिंथेसिस है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
Lucknow architectural fabric is defined by a synthesis of Persian, Mughal, and local Avdi motifs, creating a unique Indo-Islamic idiom. Structures such as and Chota Imam Baras exhibit ornamental arcs, bulbous domes, and delicate stucco work that conveys ceremonial grandeur and spiritual renaissance, distinctive to 18th century Awadh. देखिए, इसमें इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंडो इस्लामिक होता क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ होती है। सिंथेसिस ऑफ पर्शियन, मुगल एंड अवधी मोटिव्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन, मुगल एंड अवधी मोटिव से बना हुआ है और यूनिक इंडो इस्लामिक इडियम बन गया है। देन स्ट्रक्चर जैसे कि कौन-कौन से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बारह एंड छोटा इमाम बारह, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना काफ़ी है। देन इलेबोरेट डेकोरेटिव स्टुको एंड कैलीग्राफी। अब इसमें क्या है कि जो डेकोरेटिव स्टुको होते हैं ना, मतलब जो हमारे जो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, वो लोग एनिमल्स नहीं यूज़ करते थे, ह्यूमन बींग्स नहीं यूज़ करते थे, वो फ्लोरल पैटर्न्स यूज़ करते थे इस्लामिक कल्चर में। तो आप देखेंगे ज़्यादातर आप वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो और कैलीग्राफी मतलब जो हमारा जो राइटिंग होती है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, उर्दू में लिखना, ठीक है। देन अरेबिक लैंग्वेज में लिखना। देन इसमें आप क्या लिख सकते हो, ऑर्नामेंटल स्टोको रिलीफ आर एराबेस्को पैटर्न्स एंड एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शंस कैरेक्टराइज लखनऊ's हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। डेकोरेटिव प्लास्टर वर्क एम्बेलिशेस facade and interiors reflecting aesthetic refinement and artisan craftsmanship. This ornamentation softens massive structural forms and enhances perception of layered depth in walls and vaults. तो बेसिकली आपको यही बताना है इसमें कि जो हमारे वहाँ पे डेकोरेशन जो थी वो बेसिकली क्या थी कि इंटीरियर में रिफ्लेक्ट करती थी एक एस्थेटिक क्राफ्टमैनशिप को, ठीक है, एक एस्थेटिक रिफाइनमेंट एंड आर्टिसन क्राफ्टमैनशिप को ये वहाँ पर शो करती थी, ठीक है। बस इतना ही सफिशेंट होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वॉल्स पर होती थी, वॉल्ड पर, तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। देन यूज़ ऑफ आर्क्स, डोम्स एंड वॉल्स। अब यहाँ पे आर्क्स होते थे, जो हमारे जो डोर्स है ना, उस पर गोल, जो आपने देखा होगा राउंड सा बना होता है ऊपर की तरफ, हाफ सर्कल एक तरह से, वो उस तरह के आर्क्स यूज़ होते थे। डोम्स यूज़ होते हैं, जैसे आप मॉस्क में जाएंगे तो ऊपर डोम बना होता है। देन वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज़ की गई थी वहाँ पे। आर्क्स विद कर्व्ड प्रोफाइल, मल्टीफॉइल आर्क्स एंड रिदमिक colonnades underpin major monuments. Vaulted chambers and bulbous domes create volumetric interior while articulating exterior silhouette. तो ये आप ये वाली लाइन लिख सकते हो कि वॉल्टेड चैम्बर्स थे और डूम्स जो थे वो क्रिएट किए गए थे वॉल्यूमेट्रिक इंटीरियर के लिए, कि एक बहुत लार्ज वाइड सा एक बड़ा सा आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक इंटीरियर वाइल आर्कुलेटिंग एक्सटीरियर सिलहटे। और एक्सटीरियर जो है जो हमारा डेकोरेशंस है उससे वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव, एक जो है अट्रैक्ट करता है सबको, ठीक है ना। तो आर्टिकुलेटिंग एक्सटीरियर सिलहटे, दीज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रिवील अ कंटिन्यूटी फ्रॉम मुगल प्रेसिडेंट्स अडेप्टेड टू अवधी। तो ये क्या बताते हैं कि एक कंटिन्यूटी रही थी मुग़ल प्रेसिडेंट से, मुग़ल जो रूलर्स थे उससे, जब वो अवधी की तरफ आए गए। आपको पता होगा कि मुग़ल्स का डिक्लाइन हुआ तब हमारा अवध जो था वो रूलर्स वो रूल पावर में आ पाए थे, ठीक है। तो ये जो हमारे आर्किटेक्चर हैं वो उसी चीज़ को दर्शाते हैं। देन अरब इंटीग्रेशन एंड सेरेमोनियल एक्सेस प्लानिंग। इसमें क्या है, लखनऊ's हेरिटेज आर्किटेक्चर रिस्पॉन्स टू इट्स अरब context through axial alignments, gateways, and processional paths. Structures such as Rumi Darwaja and Imambaras integrate with thoroughfares, plazas, and riverfronts, establishing civic rhythm and spatial hierarchy within historical core. तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि ये बेसिकली है क्या, अर्बन इंटीग्रेशन। अर्बन जो है हमारा, अर्बन इंटीग्रेशन, तो एक तरह से जो जो वहाँ पे आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही बड़े बड़े, बहुत हाई ह्यूज से हम देखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एक अर्बन अर्बन कल्चर हमें लगता है। और सेरिमोनियल एक्सेस प्लानिंग। देन बैलेंस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन इन सिविक, अच्छा, बैलेंस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन इन सिविक्स बिल्डिंग। तो एक क्या है कि एक बैलेंस क्रिएट करते थे फॉर्म एंड फंक्शन,
ठीक है, उन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करते थे सिविक बिल्डिंग्स में। तो हिस्टोरिक सिविक आर्किटेक्चर इन लखनऊ रिफ्लेक्ट सेरेमोनियल नीड्स एंड एवरीडे यूज़, कि आप जैसे सेरेमनी, जैसे सपोज हमारा राजभवन है तो वो एक सेरेमोनियल प्लेस है जहाँ पे आपके सारे जो जितने भी लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और एवरीडे यूज़ के लिए वहाँ पे जैसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से उस तरह का एक वो क्रिएट किया जाता था आर्किटेक्चर, जो कि आपका दोनों ही तरह से यूज़ हो सके, एक बैलेंस बना सके फॉर्म एंड फंक्शन में। स्पेसेस वर डिज़ाइन फॉर कॉन्ग्रीगेशन, रिचुअल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंश्योरिंग फंक्शनल अडेप्टेबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्नामेंटल रिचनेस। देन कॉलोनियल एंड यूरोपियन क्रॉस ओवर इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए एक तो कॉलोनियल वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस आया था यूरोपियन कल्चर का भी। इन लेटर फेजेस यूरोपियन क्लासिक एंड एलिमेंट्स सच एज कॉलम्स, पेडिमेंट्स एंड फॉर्मल सिमेट्री वर incorporated into palatial and administrative building, creating a hybrid vocabulary that complemented the Indo-Islamic base, especially 19th century urban places। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि कॉलोनियल और यूरोपियन क्रॉसओवर इन्फ्लुएंसेस वहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपके फॉर्मल सिमेट्री हो गए, कॉलम्स हो गए, पेडिमेंट्स हो गए, दे वर इनकॉर्पोरेटेड। ओके, देन मेन फीचर्स क्या थे ऑफ रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, उसके हम फीचर्स देख लेते हैं अभी। देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ मॉन्यूमेंटल स्केल एंड सिम्बॉलिक ज्योमेट्री, जो वहाँ पे एक सिम्बॉलिक ज्योमेट्री जो है ना उस तरह का यूज़ किया गया है कि मॉन्यूमेंटल स्केल बहुत बड़ा सा एक स्थल बनाया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 एकर्स में खर्च करके बनाया गया, अलॉन्ग विद गोमती रिवर फ्रंट। कहाँ पर है ये? गोमती रिवर फ्रंट में इन लखनऊ। डिजाइंड एज अ लोटस शेप्ड मेमोरियल, लोटस की शेप में है, सिम्बलाइजिंग प्योरिटी, रेजिलियंस एंड नेशनल एस्पिरेशन। दिस मैक्रो ज्योमेट्री structure the entire site as a ceremonial landscape that integrates symbolism with spatial organization. Second is dominant bronze statuary with civic ideology. At the heart of the site are 360-foot bronze statue of national leaders Atal Bihari Vajpayee, Pandit Deendayal Upadhyay, and Dr. Shyam Prasad Mukherjee that embody ideals of leadership, service, and national unity. Their monumental scale and placement create focal point guiding visitor experience. तो क्या है, डोमिनेंट ब्रॉन्ज स्टैचूटरी है 3 लोगों की। कौन कौन सी है? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी। 65 फुट ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं। देन लोटस शेप्ड मॉडर्न म्यूजियम स्ट्रक्चर है। अ सिग्नेचर आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज द लोटस शेप्ड म्यूजियम कवरिंग अराउंड 98,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, with state of art galleries and interpretation walls, the museum uses digital and immersive media to narrate leadership, legacies, and national history, blending form content for educational impact, integrated spatial planning and public amenities, then use of durable and expressive material। ठीक है, जैसे सैंडस्टोन, पॉलिश, ग्रेनाइट एंड ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया है। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन, द डिज़ाइन इंटीग्रेट्स यूनिवर्सल एक्सेस विद रैम्स एंड लैंडस्केप सर्कुलेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, दैट जो कि एक्यूमुलेट करता है, दैट अकोमोडेट क्या, सीनियर सिटीजन्स को, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एंड लार्ज पब्लिक गैदरिंग, रीइंफोर्सिंग द इंक्लूसिव इंटैक्ट ऑफ सिविल आर्किटेक्चर। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे, अभी दोबारा देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे, मेन फीचर्स। एक तो है कि वो मॉन्यूमेंटल स्केल है और सिम्बॉलिक ज्योमेट्री है, जो कि 65 एकर्स में फैला हुआ है। ठीक है, इट इज़ स्प्रेड इन 65 एकर्स, और वो किस शेप में है? लोटस शेप्ड मेमोरियल है। देन डोमिनेंट ब्रॉन्ज स्टैचू है विद सिविक आइडियोलॉजी, 65 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू है। कौन कौन से 3 लीडर्स हैं वहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी। देन लोटस शेप्ड मॉडर्न म्यूजियम स्ट्रक्चर है, लोटस शेप्ड म्यूजियम का है, कवरिंग अराउंड 98,000 square feet with the state of art galleries and interpretation walls. Then integrated spatial planning and public amenities हैं वहाँ पे, जैसे open air theatre, seminar halls, multipurpose spaces. Okay, then use of durable and expressive material like sandstone, polished granite and bronze. Then universal accessibility and inclusive design.
फाइनली हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि द आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ रिफ्लेक्ट सेंचुरीज ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। ठीक है, ये कल्चरल सिंथेसिस एक कीवर्ड है, आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। तो जो आर्किटेक्चर है लखनऊ का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, सेंचुरीज ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, एक्सप्रेसिव ऑर्नामेंट्स एंड सेरेमोनियल अर्बनिज्म रूटेड इन इंडो इस्लामिक एंड अवधी ट्रेडिशन। इन कॉन्ट्रास्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एम्बॉडीज अ मॉडर्न मेमोरियल आर्किटेक्चर, एक मॉडर्न मेमोरियल आर्किटेक्चर की तरह है जो कि इंटीग्रेट करता है symbolic geometry, monumental statuary, and immersive narrative spaces. Together, they illustrate Lucknow's evolving architectural identity from historic elegance to contemporary civic symbolism. ओके तो इसमें आप कट शॉर्ट कर सकते हैं इसमें कि जो आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ रिफ्लेक्ट सेंचुरीज ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, expressive ornamentation and ceremonial urbanism rooted in Indo-Islamic and Avdi tradition. एंड इन कॉन्ट्रास्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एम्बोडीज मॉडर्न मेमोरियल आर्किटेक्चर जो कि इंटीग्रेट करता है सिम्बॉलिक ज्योमेट्री एंड मॉन्यूमेंटल स्टैट्यूटरी एंड इमर्सिव नैरेटिव स्पेसेस। टुगेदर दोनों ही क्या इलस्ट्रेट करते हैं, लखनऊ's इवॉल्विंग आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी फ्रॉम हिस्टोरिक एलिगेंस टू कंटेम्प्रेरी सिविक सिम्बोलिज्म। तो आप केवल इतना भी लिखेंगे ना लास्ट में, वो भी सफिशिएंट होगा। थैंक यू।